नमस्कार। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जो का प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास वाले भाग को हमने आरंभ किया हुआ है और आज इसका दूसरा सेशन है जिसके तहत हम 1857 की क्रांति का घटनाक्रम को देख रहे हैं। आज हम कारण भी देख लेंगे, प्रकृति का तो मैं नहीं कह सकता, स्वरूप प्रकृति पहुंच जाएंगे, लेकिन जो टारगेट फैक्ट्स चल रहे हैं उसी श्रृंखला को मैं फिलहाल आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले सेशन तक जो हमने देखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ महत्वपूर्ण तथ्य 10 मई 1857 को आरंभ हुआ है ये। और याद रखिएगा, मेरठ छावनी से ये घटनाक्रम आरंभ हुआ था और मेरठ छावनी के अंदर भी जो महत्वपूर्ण 20वीं एनआई टुकड़ी, अब जो ये 20वीं एनआई टुकड़ी है इसका मतलब है यहाँ पे नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सामने आते हैं जिनका नाम है धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर असल में मेरठ छावनी के कोतवाल थे और इन्हें 57 की क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर अमर शहीद या नायक भी कहा जाता है। देखो, 3 नाम हमें देखने में राजस्थान के संदर्भ में भी इस बात को ले देता हूं। टारगेट फैक्ट चल रही, याद रखिएगा इस चीज को। यहां पर जो व्यक्ति नाम आता है वो है असल में मेरठ छावनी का कोतवाल। मेरठ छावनी का कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ठीक है साहब। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये कि पहली बात तो इसे 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय स्तर का अमर शहीद भी कहा जाता है। 1857 के गदर का राष्ट्रीय नायक भी कह सकते हैं हम, इसको हम अमर शहीद भी कह सकते हैं। जो नाम है हमारे सामने धन सिंह गुर्जर, बड़े प्रभावी व्यक्तित्व थे, मेरठ छावनी के अंदर जाति से गुर्जर थे। अच्छा, 2 नाम और जो महत्वपूर्ण हमारे सामने आते हैं उनमें एक है आपके सामने यहाँ पर मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध भी असल में राजस्थान से ही, सॉरी, यूपी से ही है, क्योंकि मंगल पांडे प्रथम शहीद थे। मंगल पांडे जिनको कि बैरकपुर छावनी में, अब यहाँ 2 तिथियां आती हैं, एनसीईआरटी और एग्जामिनेशंस अलग अलग डेट्स रहती हैं। एक मार्च की बात करते हैं, 29 मार्च को, जिस दिन आपने क्रांति का आगाज किया। व्यक्तिगत तौर पर जो आपकी विद्रोही की जो घटना थी, बगावत की जो घटना थी, सेम डे 29 मार्च को आपको फांसी दे दी गई, ऐसा एनसीईआरटी। लेकिन एग्जामिनेशंस अप्रैल में जाते हैं, उन पर मैं आगे जाके खुलासा आपके सामने करूंगा। ठीक है साहब। तो ये 2 शख्सियत तो हमारे सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप में सामने रहती हैं। अच्छा, मेरठ छावनी और ये 20वीं एनआई टुकड़ी के कप्तान थे। अब एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने यहाँ पे निकल के आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो 57 की क्रांति, 1857 का जो गदर या विद्रोह है, तो जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि सरकारी इतिहासकार कौन है, कौन व्यक्ति को भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने का या लेखा जोखा रखने के लिए अपॉइंट किया था। उनका नाम है डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने बुक लिखी थी 1857। क्लियर है? तो प्रश्न हमारा क्या है निकलकर यहाँ पर? प्रश्न ये निकलता है 1857 के गदर का या 1857 के गदर का के लेखन कार्य का सरकारी इतिहासकार
याद रखिएगा, काफी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकारी इतिहासकार 1857 के गदर का, आप 1857 के गदर को हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी पुकार सकते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब आप सिंपल इस चीज से जोड़कर इस तथ्य को ना देखें कि साहब ये आप वीडी सावरकर साहब जैसी बात कर रहे हैं। वीडी सावरकर ने ये मत रखा कि इट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, डॉक्टर एस.एन. सेन को भारत सरकार ने इस क्रांति का लेखा जोखा रखने का दायित्व दिया था, लेखन कार्य का। नाम है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, यानी कि हम कह सकते हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। अब आपके द्वारा जो बुक लिखी गई वो है 1857। डॉक्टर एस.एन. सेन साहब ने जो पुस्तक लिखी है, महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857। अब इस बुक का सबसे बड़ा महत्व क्या है? पहली बात तो ये कि जो 1857 है, इसकी प्रस्तावना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे और आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। डॉक्टर एस.एन. सेन या डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन का एक तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही चर्चित रहा है। 1857 के गदर के संदर्भ में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में आपने लिखा है कि मेरठ विद्रोह जो हुई थी 10 मई 1857 को, तो मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। 10 मई 1857 को जब मेरठ छावनी से 20वीं एनआई टुकड़ी के नेतृत्व में, या जो कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर, उनके नेतृत्व में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के बागी सिपाहियों के द्वारा जो विद्रोह की अग्नि राष्ट्रीय स्तर पर भड़काई गई, डॉक्टर एस.एन. साहब ने कहा है कि ये विद्रोह की गर्मी असल में आंधी की तरह अचानक थी और अल्पकालिक थी। और महत्वपूर्ण तथ्य फिर आप आगे लिखते हैं इसी 1857 नामक अपनी पुस्तक में। डॉक्टर एस.एन. सेन साहब का कहना है, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन साहब का कहना है कि यद्यपि यह क्रांति धर्म के नाम पर आरंभ हुई थी, यद्यपि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इस क्रांति की प्रकृति को, इस क्रांति के स्वरूप को धार्मिक मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कहा कि इसकी प्रकृति धार्मिक बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि कैम्ब्रिज या जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के इतिहासकार लिखते हैं कि 57 की क्रांति की जो गदर था वो धार्मिक कारणों को लेकर आरंभ हुआ था और इसको आरंभ करने वाले जो लोग थे वो मुसलमान थे। इसीलिए उन्होंने इसको ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह या सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष का नाम लिया। और इसी धारा के लेखनी को अपनाते हुए, इस लेखन शैली को अपनाते हुए डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन लिखते हैं कि यह गदर धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था। ये सोचो कितना महत्वपूर्ण ये तथ्य है डॉक्टर एस.एन. सेन के नजरिए से। अब आप आइडिया लगा लीजिए इस क्लास का अप्रोच या दृष्टिकोण किस हद तक सामने जा रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कोई कोर कसर इस क्लास में आप लोगों के लिए ना छूटे। आइएगा देख लेते हैं। तो डॉक्टर एस.एन. सेन साहब को 1857 के गदर के लेखन कार्य का या सरकारी लेखन कार्य का इतिहासकार भी माना जाता है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य
आपने लिखा डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन के हवाले से, यदि मैं कहूं आपकी पुस्तक अपन लिख देते हैं यहाँ पर 1857 ये आपकी पुस्तक है डॉक्टर एसएन सेन साहब की, ठीक है जी, डॉक्टर एसएन सेन। अब इनके कुछ तथ्य, कुछ कोटेशंस बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है आपका पहला कथन है कि मेरठ का विद्रोह, आप लोग जानते हैं 10 मई 1857 को आरंभ हुआ। मेरठ का विद्रोह या मेरठ के विद्रोह की गर्मी, तो मेरठ का विद्रोह आंधी, और इस आंधी को भी आपने असल में गर्मी की आंधी बोला है, ये और याद रखना। तो आप लिखते हैं अपनी पुस्तक डॉक्टर एसएन सेन, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन 1857 के अंदर कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अल्पकालिक एवं अचानक था। याद रखना। और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन आगे लिखते हैं कि यह गदर धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, परंतु यह विद्रोह राष्ट्रीय संग्राम बिल्कुल भी नहीं था। उनका आगे क्या कहना है? 1857 का विद्रोह धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था, धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, परंतु यह राष्ट्रीय संग्राम हरगिज नहीं था। परंतु यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था। याद रखिएगा, यह कथन भी किसका है? डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन का। अब आप महत्वपूर्ण देखिएगा जो तथ्य यहां पे निकल कर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यदि मैं आपके सामने इसको खोल दूं इसी बात को, तो यह धर्म के नाम पर आरंभ हुआ, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। आपने इसको स्वतंत्रता संग्राम भी माना है, लेकिन आपने इसको राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार कर दिया। ये तीन तथ्य डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन की लेखनी 1857 के अंतर्गत निकलकर आते हैं। तीन महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? अब आप यहां पर इस चीज को फोकस करिएगा। पहला तथ्य, यदि मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन के हवाले से कहूं कि आपने गदर की प्रकृति, गदर का स्वरूप या उसकी नेचर, प्रकृति क्या बतलाई है? याद रखिएगा, धार्मिक। ठीक है साहब। दूसरा तथ्य, आपने डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने स्वतंत्र 57 की क्रांति का जो स्वरूप है वो माना है स्वतंत्रता संग्राम था, यह माना है, लेकिन आपने इसके स्वरूप को राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर मानने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा है कि यह गदर राष्ट्रीय संग्राम नहीं था।
यह तीन तथ्य हमारे सामने निकलकर महत्वपूर्ण तौर पर सामने आते हैं कि आपने इसका स्वरूप धार्मिक माना, आपने इसको स्वतंत्रता संग्राम माना, लेकिन आपने इसको राष्ट्रीय संग्राम बिल्कुल भी नहीं माना है। अब देखो, आप यदि मोटे मोटे तौर पर इतिहास को देखोगे तो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशंस में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस कथन कारण के रूप में आएंगे, या मैं कहूँ आपसे सुमेलित करने के रूप में आएंगे, जिस भी रूप में सामने आएंगे, आप कहीं ना कहीं गच्चा खाओगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने जनाब क्या निकल कर आ रहा है, जरा देखिएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1857 जो पुस्तक है डॉक्टर एस.एन. सेन साहब की, जिसके बारे में तीन हमने तथ्य निकाले, इसकी प्रस्तावना के लेखक, यानी कि इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गदर का स्वरूप, यानी कि उसकी प्रकृति, याद रखिएगा, गैर धार्मिक माना। अब आप सोचिएगा ये तथ्य अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हमारे सामने निकलकर आते हैं, और यदि हम इन चीजों पर ध्यान ना दें तो निश्चित तौर पर हम अपने एग्जाम को गंवा कराएंगे, क्वेश्चन को गंवा कराएंगे। आप सोचिएगा, यदि कथन कारण के रूप में आते हैं कि सही कथन चुनिए, डॉक्टर एस.एन. सेन साहब ने 1857 के गदर को धार्मिक बतलाया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनकी पुस्तक, डॉक्टर एस.एन. सेन साहब की जो पुस्तक है 1857, उसकी प्रस्तावना के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने डॉक्टर एस.एन. सेन के तथ्य का खंडन करते हुए 1857 के गदर की प्रकृति को गैर धार्मिक बतलाया। अर्थात उन्होंने एस.एन. सेन साहब द्वारा जो स्वरूप बतलाया गया धार्मिक मत, उसका खंडन किया। बिल्कुल सही है, ये बात याद रखना। एस.एन. सेन साहब ने 57 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में तो उल्लेखित किया, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं माना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। टारगेट फैक्ट जितने थे, महत्वपूर्ण तथ्य, वो मैं भी बिल्कुल अभी खत्म कर दूंगा। 57 की क्रांति का जो अंतिम महान शायर था वो कौन था, आगे देखते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य कि अंग्रेजों के द्वारा इस संपूर्ण विद्रोह का 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द जिस शख्सियत को बतलाया गया है, उस शख्सियत का नाम है हमारे सामने रानी लक्ष्मीबाई। इसे हीरोज के द्वारा एकमात्र मर्द बतलाया था। और अंग्रेजों ने संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्रोही थे, चाहे नाना साहब हो, चाहे आपके तात्या टोपे हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे कुंवर सिंह हो जगदीशपुर के, उन सब में सबसे सर्वोत्तम सैनिक जिस व्यक्ति को बतलाया वो है फैजाबाद के विद्रोही नेता मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। यही वजह है कि क्रांति की समाप्ति के पश्चात, गदर के समापन के पश्चात, सारा जो आक्रोश था ब्रिटानी हुकूमत का, वो मुसलमानों पर भड़का था। डब्ल्यू हंटर ने इसलिए दी इंडियन मुस्लिम्स करके नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो फैजाबाद के जो विद्रोही नेता थे मौलवी अहमद उल्ला, उन्हें अंग्रेजों ने विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक बतलाया है। और 1857 की क्रांति में महान शायर, याद रखिएगा, बतलाया गया किसको? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को। इनका एक शेर बड़ा चर्चित है कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की। ये पूरी बात बतला दूं कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे से, अंतिम मुगल बादशाह लगभग 82-83 साल के, 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग महान शायर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इन्हें जब गिरफ्तार किया गया, इनकी पत्नी, सुंदर पत्नी, काफी जवान थी, जीनत बेगम और पुत्रों सहित। और गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी था, ब्रिटिश ऑफिसर जो था, वो था कैप्टन हडसन। जब गिरफ्तार किया तो कैप्टन हडसन, जो अच्छी फारसी उर्दू जानता था, उसने ताना मारा बहादुर शाह जफर द्वितीय को
ताना मारते हुए बहुत अच्छा एक शेर बोला कि दम दमे दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि है जफर बहुत हो चुका है, अब दम नहीं बचा, तुम्हारी तलवारों में दम नहीं बचा है कि तुम हमारा मुकाबला कर सको, हम ब्रिटिशर्स का, व्हाइट मैन का। ना, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। नाक रगड़ो हमारी जूतियों के नीचे और जान की खैर मांगो, दम दमे दम नहीं, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक है सब। बूढ़ी कड़कड़ाती हड्डियों से सारी अपनी एनर्जी को केंद्रित करके वृद्ध, एक तरह से जीर्ण शीर्ण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया कैप्टन हडसन को। सुनिएगा, शब्दों को देखिएगा, और आज के टाइम पर यह बात कितनी प्रासंगिक है यूं देखिएगा। वो कहता है कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की, कैप्टन हडसन को जवाब है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और आप जानते हैं अभी ऋषि सुनक जो अजीम प्रेम जी के दामाद थे, विप्रो के संस्थापक, वो प्रधानमंत्री रहे हैं, सीएम पीएम रहे हैं ब्रिटिश। कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और उससे पहले भी बराक ओबामा के टाइम पर भी जो थिंक टैंक था अमेरिका का, वो बोलता था अपने सिटीजन्स को तो पढ़ लीजिए वरना भारतीय आकर आपकी नौकरी खा जाएंगे। सही का 3 तथ्य हैं, काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में एकमात्र मर्द किसे बोला गया? विद्रोहियों में एकमात्र मर्द किसे बोला गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र मर्द कहने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी है उसका नाम है ह्यूरोज। याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, अंग्रेजों ने विद्रोहियों में सर्वोत्तम नेता, अंग्रेजों ने विद्रोहियों में सर्वोत्तम नेता किसे बोला है? सर्वोत्तम नेता। तो ये फैजाबाद के, याद रखिएगा, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला है। आप सोचिएगा, अहमदुल्ला किस प्रकार के बगावती तेवर, क्या हिंदू क्या मुसलमानों के जहन में शूल की तरह चुभ रहा था ब्रिटिश नीतियों के नफरती भावनाओं के एक तरह की भट्टी में या आग में कितनी तपिश होगी, और वो बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते थे। एक मौलवी जिसका काम ज्ञान देना है, इल्म, मुस्लिम्स के बीच में, मुस्लिम बच्चों के बीच में, मदरसों में इल्म देना है, ज्ञान देना है, उसकी शमशीर की धार कितनी रही होगी, कितने सर कटे होंगे, कितने इसने मार गिराया होगा अंग्रेजों को।
कि अंग्रेजों ने बड़े फक्र से लिखा है कि तमाम विद्रोहियों में एकमात्र मर्द स्त्री रानी लक्ष्मीबाई है और एकमात्र सर्वोत्तम सैनिक जो बताया तमाम नाना साहब तात्या टोपे कितने लाखों लाखों लोग थे उनमें फैजाबाद का विद्रोही नेता मौलवी अहमद उल्ला। आप आइडिया लगा लीजिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। और 57 की क्रांति का एकमात्र महान शायर, ये भी महत्वपूर्ण है। क्रांति का एकमात्र महान शायर, याद रखिएगा, ये है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये अपना को काफी बदनसीब कहा करते थे क्योंकि है जफर तू है बड़ा बदनसीब कि 2 गज जमीन मैसर नहीं हुई तो ये तुझे कुएं यार में, क्योंकि इनकी जो डेथ थी 1862 में वो रंगून बर्मा के अंदर हुई थी और इनके मन में अंदर तक ये चुभ गई थी बात कि मैं मेरे मादरे वतन में नहीं दफनाया गया, मेरी मातृभूमि के अंदर नहीं दफनाया गया। ये टारगेट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने एक एक करके रखे हैं। अब हम 1857 की पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति से पहले वो कारक क्या थी, वो छिटपुट घटनाएं क्या थी जिन्होंने इस महान क्रांति की भूमि तैयार करी, आधारशिला रखी। क्या अचानक से 1857 का गदर हो गया या वास्तव में इससे पहले भी कहीं ना कहीं कंपनी की सामरिक नीतियों, आर्थिक नीतियों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी थे उनके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध बगावती तेवर बतलाए जा चुके थे सैनिकों के द्वारा या समाज के अन्य वर्गों के द्वारा। अर्थात 1857 के गदर से पहले भी क्या कंपनी के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की घटनाएं घट चुकी हैं? आइएगा देखिएगा, इन चीजों को एक एक करके हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक की तो बात आपने देखी ली, चलिए नई स्लाइड देते हैं। तथ्य है अपना 1857 की क्रांति से पूर्व गदर से पूर्व कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह, कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए पहला विद्रोह देखते हैं। देखिएगा, नो डाउट कई सारे विद्रोह, छिटपुट विद्रोह हुए थे। पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1764 में। आप लोग जानते हो 1764 के अंदर एक महान युद्ध लड़ा गया था जिसने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको हम बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। असल में बक्सर युद्ध के दौरान मेजर मुनरो, क्योंकि मेजर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और इसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अपदस्थ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये त्रिगुट था। तो मेजर मुनरो की पूरी बटालियन खफा होकर कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं विदेशी लोगों की बातों में आकर, तो पूरी एक पलटन जाकर मीर कासिम से मिल गई थी। ये प्रथम विद्रोह था 1764 में, याद रखिएगा। 1764 कंपनी की सामरिक गतिविधियों, याद रखना, कंपनी की सामरिक गतिविधियों के विरोध में प्रथम विद्रोह। प्रथम विद्रोह हुआ था 1764 में। अब यहां पर जो प्रथम विद्रोह की जो घटना घटी, असल में हुआ क्या कि बक्सर युद्ध
आप लोगों को जानकारी, बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और इस बक्सर युद्ध में EIC, जिसको आप कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो EIC की सेना का कमान मेजर मुनरो के हाथ में था। और EIC के विरुद्ध कौन कौन थे? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम प्लस अपदस्थ मुगल सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, प्लस अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला। अब आप देख लीजिए, बड़े बड़े महत्वपूर्ण तथ्य सारे के सारे है। अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला। तो होता क्या है कि इस युद्ध के दौरान, बक्सर युद्ध के दौरान, ब्रिटिश जो पलटन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य टुकड़ी थी, इस टुकड़ी की एक पूरी पलटन ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों की सामरिक नीतियों से खफा होकर एक पूरी टुकड़ी ने बगावती रुख अख्तियार किया और जाकर मिल गई वो बंगाल नवाब मीर कासिम। यद्यपि इस समय तक अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दिया था और मीर जाफर को प्लासी युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के बाद बनाया था, लेकिन पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया था। इस प्रकार से नवाब मीर कासिम बंगाल की सत्ता से बेदखल कर दिए गए थे। याद रखिएगा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा उसको बेदखल कर दिया गया था। तो ये पहली जो घटना घटी, ये घटी है 1764 में, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां तक का तो फिर आप लोगों ने देख ही लिया है। अब जो दूसरा हमारे सामने घटना आती है वो है 1806 की वेल्लोर में, और ये अंग्रेजों के प्रति प्रथम सैनिकों में मतलब धार्मिक कारणों से सेना के अंदर, फौज के अंदर पहली विद्रोह की घटना थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीतियां बड़ी अजीबोगरीब थी। आप पगड़ी धारण नहीं करोगे, टोपी नहीं पहनोगे, दाढ़ी नहीं रखोगे, तिलक नहीं लगाओगे। और आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं में, मुसलमानों में ये धार्मिक प्रतीक चिन्ह बड़ी आस्था के प्रतीक हैं। तो 1806 में याद रखिएगा क्या घटना घटती है। ब्रिटिश फौज में धार्मिक उत्पीड़न को यदि मैं यहां पे लिखूं निषेध का मतलब कि एक क्लियर दिशा निर्देश थे क्या कोई चीज, ये चीजें फॉलो नहीं करनी है हिंदू सैनिकों को या मुस्लिम सैनिकों को। धार्मिक उत्पीड़न यानी कि निषेध के विरोध में प्रथम सैन्य विद्रोह। तो प्रश्न आ सकता है इस, अब आप सोचो यहां से क्या महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न के रूप में आपके सामने बनेगा, निकलेगा। महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा यहां से, ब्रिटिश फौज में धार्मिक कारणों को लेकर प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ 1806 में। कहां पर? वेल्लोर में। स्थान है वेल्लोर, साउथ का। अब महत्वपूर्ण क्या है यहां पर? आपको ये कहा गया कि आप पगड़ी धारण नहीं करोगे, आप तिलक नहीं लगाओगे, आप दाढ़ी नहीं रखोगे। ये कारण ये वर्जित कर दिए गए, ये निषेध कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए।
आप जानते हैं कि दाढ़ी रखना हिंदुओं में मुसलमान दोनों में, तिलक लगाना, पगड़ी रखना हिंदू मुसलमान दोनों में। और ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि आपको अपने सिर पर चमड़े के तुर्रे युक्त, कलंगी तुर्रा जो होता है वो युक्त हैट लगाना है। अब आप जानते हो स्पेशली जो अपर कास्ट है हिंदुओं में, जैसे ब्राह्मण हो गए, तो जो अपर कास्ट है उसके लिए चमड़ा धारण करना सर पर, सिर को तो वैसे आप बड़ा पवित्र हिस्सा मानते हो, अपना तिलक लगा रहे हो, वहां पर आप पूजा पाठ करो, चोटी रख रहे हो, तो इनको तो कहा गया कि ये नहीं रखना है। और क्या कहा गया, चमड़े के तुर्रे युक्त टोपी यानी कि हेट का आपका प्रयोग करना है, लगाना है। इसके विरोध में प्रथम धार्मिक कारणों से सैन्य विद्रोह 1806 में वेल्लोर में होता हमें नजर आता है। तो ये दूसरा ये विद्रोह है, यह भी सत्ताओं की क्रांति से पहले हमें नजर आता है। एक और बैरकपुर छावनी में ही इस 29 मार्च 1857 की टुकड़ी से पहले बंगाल में बैरकपुर छावनी में एक रेजिमेंट थी, 47वीं रेजिमेंट, 47th रेजिमेंट, क्योंकि उस समय ये प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति ब्रिटिश आर्मी के अंदर अपॉइंट होकर आ गया है उसे भारत की सीमाओं से बाहर भी अपनी सेवाएं देनी है। तो इन्हें बर्मा जाना था। अब भारत के अंदर 7 समंदर और वो पार न जल को बड़ा, मतलब आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपका सामाजिक क्या कहना चाहिए, बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो जब हिंदुओं ने मना कर दिया कि भाई हम बर्मा नहीं जा सकते हैं, वी हैव अपॉइंटेड हियर फॉर टू सर्व दिस लैंड आवर नेशन, सो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि जी हमें बर्मा जाना है। तो इन्होंने जात पात के बहिष्कार जैसी कट्टर प्रतिबंधों के मद्देनजर हिंदुओं ने बर्मा जाकर ब्रिटिश फौज या ब्रिटिश हुकूमत की सेवा करने से इनकार कर दिया। ये 47वीं रेजिमेंट थी। क्लियर, आगे देख लेते हैं। तीसरा, याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, बंगाल। तो बैरकपुर छावनी विद्रोह, ये विद्रोह हुआ है, याद रखना, 47वीं रेजिमेंट के द्वारा। इस रेजिमेंट के अधिकांश जो हिंदू सैनिक थे, तो हिंदू सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। इन्होंने साफ बोला था कि हमारे लिए साहब, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर देश की सीमाओं से बाहर जाएं, क्योंकि बाहर जाने का मतलब था, याद रखना, सामाजिक बहिष्कार में जाति पाति बहिष्कार। आपको गांव में आपके, यदि आपका परिवार भी आपके साथ रहा तो पूरा उनका एक तरह से बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट आपको कर दिया जाएगा। इसको आम धारणा में जो कहा जाता था वो था हुक्का पानी बंद करना। याद रखिएगा, हुक्का पानी बंद करने से मतलब है यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार करना। तो ये 47वीं रेजिमेंट थी, इसने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार से 57 की क्रांति से पहले भी जो विद्रोह भड़के, और इन तमाम विद्रोहों ने धीरे धीरे एक एक करके एक बारूद
एक एक कण इकट्ठा करके बारूद का ढेर तैयार कर दिया, जिसको मात्र एक चिंगारी लगने की आवश्यकता थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कहते हैं ना, जो डॉक्टर एस एन सेन साहब ने कहा कि गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अनायास भड़का विद्रोह, और ये कारण मौजूद हो गया जब ब्राउन बेस नामक पुरानी राइफल के स्थान पर एनफील्ड नामक नई राइफल लॉन्च की गई, और उसमें जो काम में लिया जा रहा था कारतूस, उसके बारे में चर्चा थी। एक प्रकार की र्यूमर उड़ गया था, र्यूमर नहीं लेकिन सच था, कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस हैं। अब गाय को की चर्बी को यदि आप मुंह में लेते हो, क्योंकि उस कारतूस का क्लिप दांतों से काटना पड़ता था, तो धर्म खतरे में आ रहा है हिंदुओं का, और ये आप इस्लाम के अंदर सुअर को हराम माना गया है। ठीक है, अब मैं विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाल रहा हूं सत्ताओं की क्रांति के। इनमें आज अपन एक कारण पर चर्चा करेंगे, इस सेशन का लास्ट जो लेंगे। विभिन्न कारणों की यदि बात की जाए तो इनमें सबसे पहला जो कारण मैं ले रहा हूं, क्रांति क्यों भड़की। इन कारणों में याद रखना आर्थिक कारण, यानी कि फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से क्रांति हुई है। आप लोग जानते हो, किसी भी देश हो या समाज हो या लोगों का वर्ग हो, यदि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है उनके जीवन में, तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्वतंत्रताओं के कोई मायने नहीं रहते हैं। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको 2 वक्त की रोटी मिलनी ही चाहिए। हर प्रशासक का, हर राजा का, हर शासन का एक दायित्व बनता है कि वो रोजगार के साधन मुहैया करवाए, जो भी वजह है। जनता भी खुद भी यही चाहती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रहे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन धर्म, कर्म, जाति, राजनीति सब तब के लिए व्यवहारिक के जायज है जब आपकी सांसें चल रही होंगी। याद रखना, आर्थिक कारण सबसे प्रभावित है। सामाजिक बहिष्कार हुआ, धार्मिक उत्पीड़न हुआ, राजनीतिक आपको उपेक्षित किया गया, लेकिन जब आपके पेट भरने के साधनों को समाप्त कर दिया गया, आपकी 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं हुई जनता को, तो भूखे पेट इंसान बहुत देर तक लंबी लंबी बातें सुनने को, प्रवचन सुनने को तैयार नहीं होता है। फाइनली वो सशस्त्र क्रांति के रूप में सामने आता है। कार्ल मार्क्स, जिसने इंडियन जो रूरल सोसाइटी थी, इसे क्लोज्ड सोसाइटी बोला था, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को आपने एक बंद समाज कहा था, उन्हें एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है। आप लोग जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख, एक जो सबसे बड़ा कारक फैक्टर था, वो था कॉटन, सूत। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखे की हड्डी तोड़ दी थी, भारतीय चरखे को तोड़ दिया था। तो कार्ल मार्क्स का यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखे को, याद रखना, तोड़ दिया था। जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया था, ये कथन है किसका? कार्ल मार्क्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। अब यदि मैं आपसे बात करूं इस कथन के संदर्भ में कि और हमारे सामने क्या क्या इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कैसे जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमी की जो क्या कहना चाहिए, जो इनका पूरा एक आर्थिक ढांचा था भारतीयों का, वो छिन्न भिन्न किया अंग्रेजों ने। आइएगा, देखो इसको समझने का प्रयास करना। छोटी सी एक बात, उससे आप इजीली समझोगे। असल में जब अंग्रेज भारत में आए तो मुस्लिम शासन था। अत्याचारी से अत्याचारी मुस्लिम शासन के दौरान भी भूमि कभी भी हस्तांतरणीय या चल संपत्ति नहीं थी, वो अचल संपत्ति मानी गई थी।
यानी कि उसको आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे और उस जमीन का एकमात्र मालिक किसान ही था। कितना ही अत्याचारी शासक रहा हो, चाहे सिकंदर लोदी रहा हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका तो एकमात्र उद्देश्य था जीवन का, बैक्रुक हमें यहां से पैसा कमाना है। भारतीयों की जीवन शक्ति की अंतिम बूंद को निचोड़ने से भी जितना पैसा मिल सकता है हमें लूटना है, खसोटना है। आगे जाकर इसलिए दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपने पैम्फलेट में, लेख में। आप जानते हो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, भारत की आशा भी कहा गया है। यही वजह है। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और 23 जून 1757 को जब आपने प्लासी का युद्ध जीत लिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया, कुछ वर्षों बाद आपने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने हाथ में ले लिया और आपने प्रशासन भी किया और कर भी वसूलना चालू किया। तो आपने 3 नीतियां यहां पे, क्योंकि आप लोग जानते हो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और इस अर्थव्यवस्था के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी सबसे बड़ा जो सोर्स था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू, किसानों से वसूला गया भूमि कर। तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से भूमि कर को वसूलने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए, जिनमें 3 नीतियां सबसे महत्वपूर्ण हैं: महालवाड़ी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति और स्थायी जमींदारी बंदोबस्त। लब्बो लुआब से वित्तांश है। कुल मिलाकर इन लोगों ने वो नीतियां अख्तियार करी, वो नीतियां अपनाई अंग्रेजों ने, जिसके तहत ये लोग चाहे पेइंग कैपेसिटी में रहे हों चाहे नहीं रहे हों, भारतीय किसान, उन्हें मजबूर किया जाए अपनी जमीनें बेचने के लिए, लेकिन उनसे टाइम पर टैक्स वसूलना है, लैंड रेवेन्यू वसूलना है, और उनमें भी अधिकांश तौर पर नकद। इसके लिए आपने कई तरह के हथकंडे अपनाए। ददनी प्रथा आपने अपनाई। ददनी प्रथा का मतलब एक तरह से प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं औद्योगिकरण से पहले की एक अवस्था, जब अंग्रेजों ने एडवांस पेमेंट देकर भारतीय किसानों को बाउंड किया, बॉन्ड भरवाया एक तरह से कि आपको हमारे लिए काम करना है। अब एडवांस पेमेंट देने का मतलब इतना नहीं कि आपने बहुत बड़ा उनको बल्क में कोई अमाउंट दे दिया ना, एक पेमेंट देकर, उन्हें एक राशि देकर छोटी सी, उन्हें बाध्य कर दिया गया कि आप किसी और के लिए काम नहीं करोगे। जो पैसा आपको दिया जा रहा है आप उसी के अंदर अपनी मेहनत, मजदूरी, आपके टूल्स, उपकरण जो भी है वो सब इसी में लोगे। तो कुल मिलाकर घाटे का सौदा था एक तरह से। तो आपने 3 प्रमुख नीतियां अपनाई। आपने शोषण किया, लूट करी, तमाम वो तो चीजें ही सही, लेकिन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का मतलब है भू राजस्व की वसूली के लिए आपने 3 नीतियां अपनाई हैं। इनमें है एक स्थायी जमींदारी बंदोबस्त, एक है महालवाड़ी पद्धति, और एक है रैयतवाड़ी पद्धति। स्थायी जमींदारी जो बंदोबस्त है ये लागू करी थी, याद रखना, 22 मार्च 1793 को। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी में सीधा किसान से टैक्स वसूला जाता था,
महालवाड़ी में महाल मतलब पूरा गांव, और जमींदारी के अंदर टैक्स वसूलने का काम जमींदारों को दे दिया गया। इन तीनों नीतियों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, सूखा पड़े, बाढ़ आए, फसल नष्ट हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको टाइम पर टैक्स देना है, और यदि आप समय पर टैक्स नहीं दे पाए तो आपकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी, चाहे किसान हो चाहे जमींदार हो, और आपको टैक्स नगद वसूलना है। इस चक्कर में किसानों को कई बार, जब उनके पास पैसा नहीं रह पाता था, तो किसानों को कई बार अपनी जमीनें बेचनी पड़ी कम कीमतों पर, अंगूठे लगाकर गिरवी रखनी पड़ी। तो इस समय ब्रिटिश काल में भारतीय समाज में दो वर्ग उभरे, एक तो है साहूकार एवं एक सूदखोर, अधिक ब्याज पर ऋण देना। और साहूकार कि जी आपने अंगूठा लगाया, जमीनें गिरवी रख दी, भैया पैसा दीजिए ताकि हम टैक्स दे सकें ब्रिटिशर्स को। आप सोचिएगा, दो वर्ग जो पनपे, महाजन और सूदखोर के, वणिक वर्ग था ये ब्रिटिश काल की देन है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण के जाल में, अंतहीन ऋणों के जाल में किसान फंसते चले गए। आप सोचिएगा, उनकी पीढ़ियां बंधुआ मजदूर बन गई इन लोगों के हाथ में। अनपढ़ लोग थे, अशिक्षित लोग थे, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हुआ? ये हुआ है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के चलते। पक्की बात है, जब पूरा पारिवारिक आर्थिक ढांचा, ग्रामीण ढांचा अंग्रेजों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, तो इन किसानों, इन जमींदारों को मौका मिलते ही ये अंग्रेजों से अपना बदला लेने को लालायित हुआ करते थे। अभी तक किसानों की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता था, बेच नहीं सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस तरह की व्यवस्था अपनाई। अब आप आइडिया लगाइएगा, जो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त था, इसमें किसान से उसकी कुल उपज का 89% टैक्स वसूला जाता था। सोचिएगा, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहेंगे इसको, 89% टोटल जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुल 11% किसान के पास बच रहा है। सोचिएगा क्या बचता होगा। 11% में वो अगले साल के लिए, फसल के लिए अनाज दाना भी रखेगा, साल भर का खाद्यान्न भी रखेगा अपना। इसके अलावा बीमारी है, बच्चों को हर स्तर पर किसान, जो कि आत्मनिर्भर उत्पादक वर्ग था, उसे श्रमिक बनाकर छोड़ दिया गया, जो जमींदारों और अंग्रेजी शासकों की दया का मोहताज था, जो आज तक खाद्यान्न को खरीद कर खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के आने के बाद क्या क्या हुआ, जरा उस चीज पर अपन एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लें, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिएगा, अंग्रेजों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, कुल उपज का, यदि मैं स्थायी जमींदारी व्यवस्था की बात करूं, कुल उपज का आपने 89% कुल उत्पादन का आपने भू राजस्व वसूला। ठीक है साहब, चलिए अब आप सोचिएगा, जब इतना बड़ा आप टैक्स वसूल रहे हो किसी जनता से, तो शेष आपके पास बचा 11%। 11% में किसान क्या कर लेगा? फाइनली किसान कब तक भूखे मरेगा? अपने सामने परिवार को आत्महत्या करते देखने के लिए मजबूर होगा, तिल तिल मरने के देखने के लिए मजबूर होगा। विद्रोह के अलावा कोई चारा नहीं है, जैसे उसे नेतृत्व मिलेगा। दूसरी बात क्या थी, अंग्रेजों ने कुछ चालाकियां और करी। अंग्रेजों ने कुछ चालाकियां और करते हुए अब क्या किया आपने, खाद्यान्न के स्थान पर अंग्रेजों ने खाद्यान्न के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया। वाणिज्यिक फसलें
जिनकी लागत मतलब जिनकी बिक्री बहुत महंगे दामों पर होती है। वाणिज्यिक फसलों में आप ले लीजिए कपास, आप ले लीजिए गन्ना, आप ले लीजिए नील, और आप जानते हो इनमें से कुछ भी किसान के आम जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि वो मक्का बोए, जौ बोए, बाजरा बोए या गेहूं बोए, तो कम से कम साल भर उसको खाना तो मिलेगा। तो बिल्कुल उन्हें विवश कर दिया गया कि आपको खाद्यान्न के स्थान पर इन फसलों को उगाना है। इन फसलों की खेती का नतीजा ही निकला, और आपको कर देना है नकद स्थिति में। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि जब उन्हें अपनी जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर इस तरह की वाणिज्यिक कमर्शियल क्रॉप्स या वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए विवश किया गया, तो फिर किसानों को बाजार से महंगे दामों पर, याद रखिएगा, महंगे दामों पर साहूकारों से क्या खरीदना पड़ा? खाद्यान्न खरीदना पड़ा। वो अन्न जिसको कल तक वो उगाया करता था। दूसरी तरफ जब वो समय पर टैक्स नहीं अदा कर पा रहा, उसकी जमीन बिकने की स्थिति आ रही है, तो वो महंगे ब्याज पर साहूकार, या आप कहें सूदखोर, जिसको आप महाजन कहते हैं, से क्या ले रहा है? ऋण ले रहा है, ताकि निश्चित अवधि पर वो सरकार को अपना टैक्स अदा कर सके। तो कुल मिलाकर आप इसका अर्थ ये समझ लीजिए, किसान पीढ़ी दर पीढ़ी सूदखोर और महाजनों के ऋण के जाल में फंसता चला गया। जमींदारियां छीन ली गई जमींदारों से, किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गई। कुल मिलाकर आर्थिक शोषण समाज के हर वर्ग पर, हर स्तर पर एक अंतहीन श्रृंखला के रूप में ब्रितानी हुकूमत के द्वारा किया गया। और इसीलिए जब ये असंतोष पनपता चला गया, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया, दैनिक जीवन जीना भी मुश्किल कर दिया, जब ब्रितानी हुकूमत ने अपनी नीतियों के चलते किसान, मजदूर, जमींदार जितने वर्ग थे, जैसे ही 57 में उन्हें नेतृत्व मिला, ये तमाम असंतुष्ट वर्ग बागी सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन को अपनी मातृभूमि से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होकर सड़कों पर उतर आया। इस प्रकार से आर्थिक कारणों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, आर्थिक शोषण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 के गदर की चिंगारी को भड़काने में। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ में आया है अच्छे से। अपना कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी इस यात्रा को यहीं से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए